नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत में जो लोग नौकरियां करते हैं, काम धंधे करते हैं, उनका आज से जीवन बदलने वाला है। भारत सरकार ने मौका मिलते ही, बिहार चुनाव खत्म होते ही, जनता के हाथ से पावर हटते ही देश के कामगारों को, यानी हिंदुस्तान की 80% आबादी मेहनती है, मजदूर है, और उसमें करीब 40% आबादी नौकरियां करने वाली है। देश की 40% आबादी को चुनाव का मतलब निकलते ही धोखा दे दिया गया है। सरकार ने 4 लेबर कोड जारी कर दिए हैं और उसके साथ ही आपकी नौकरी की गारंटी काफ़ी कमज़ोर हो गई है, या कहें कि छीन ली गई है। पूरी तरह से पूंजीपतियों के पक्ष में एक बड़ा कानून आ गया है। ये कानून आपका जीवन बदल देगा और इस देश की अर्थव्यवस्था का जो सत्यानाश पीटेगा, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये कहते हैं कि उद्योगपति को इससे फायदा होगा। मैं पूरी डिटेल में आऊंगा कि किस तरह से नौकरी आपकी कच्ची हो गई रातों रात। ये कहते हैं कि उद्योगपति को इससे फायदा हो जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा। भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 राज्य केरल है, लेकिन वहां पर श्रम अधिकार भी पूरी मजबूती से लागू होते हैं। तो ये कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण ये एक बेहतर विकल्प हो गया देश की इंडस्ट्री के लिए। नहीं साहब, आपने मजदूर के पेट पे लात मार के मजदूर की नौकरियां कच्ची करके इस देश के उद्योगपति को कंगाल करने का तरीका निकाल लिया है। क्या किया है पहले हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले ये समझ लें कि कंगाल कैसे होगा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अगर वो प्रोडक्शन पे आधारित है, और प्रोडक्शन पे आधारित ही होनी चाहिए, तो माल बिकने से इंडस्ट्री चलती है, माल बिकने से फैक्ट्री चलती है। जब आपकी नौकरियां अनिश्चित होंगी, कभी भी आपकी नौकरी चली जाएगी, आपको नौकरी का डर होगा, तो आप पैसा खर्च नहीं करेंगे, भविष्य के लिए जमा करने की कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो सके। आप पैसा जमा करेंगे तो पैसा मिलेगा लोन के तौर पे उद्योगपतियों को बैंकों से, और उद्योगपति उस पैसे से शेयर बाजार में सट्टा खेलेंगे। अब आप कहेंगे शेयर बाजार में सट्टा क्यों खेलेंगे? वो फैक्ट्री लगाएंगे। फैक्ट्री नहीं लगाएंगे क्योंकि जब ये मजदूर इनसिक्योर हो गया है और ये भविष्य के लिए पैसा इकट्ठा करने में लगा है, ये कंजम्पशन नहीं कर रहा है। देखिए, मार्केट चलता सेंटीमेंट से। अगर आदमी असुरक्षित है तो खर्चा नहीं करेगा, तो खपत नीचे गिर जाएगी। तो ये जो प्रोडक्शन वाला कारोबार है, जो फैक्ट्रियां हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होगी, उनकी ग्रोथ खराब हो जाएगी। लोग कम से कम पैसा खर्च करेंगे, भविष्य के लिए ज्यादा बचाएंगे। तो ये जो पैसा बैंकों से ले लेके सट्टेबाजी में खेला जाएगा, जैसे अभी हो रहा है। मैं वीडियो बना के बता चुका हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था की दुर्गति का कारण ये है कि यहां पर प्रोडक्शन में पैसा लगा के, फैक्ट्री खोल के मुनाफा कम है, और जुआ खेलने में, सोने में लगा के, इसमें लगा के, शेयर मार्केट में लगा के ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। इसलिए अडानी से लेके, अंबानी से लेके सारे बिजनेसमैन उसी खेल में लगे हैं। और ये बीमारी दुनिया के कई हिस्सों में पहुंच चुकी है, और ये तबाही की शुरुआत है। पैसे कमा रहे, पैसे क्या कमा रहे हो भाई? 4 लोग बैठ के जुआ खेल रहे हो, एक ने खोया, दूसरे ने कमाया, तो ये कोई कमाई नहीं हुई। लेकिन प्रोडक्शन नहीं हुआ। लोग कहते हैं पूंजीवाद आएगा तो रोजगार बढ़ेगा, उद्योगपति को पैसा मिलेगा तो पैसा नीचे जाएगा, ट्रिकल डाउन थ्योरी, सब बकवास। अब देखते हैं कि किस तरह से आपकी मेरी नौकरी छीनने का इंतजाम इन्होंने किया है। आर्थिक पहलू मैंने आपको बता दिया, जो बहुत जरूरी था। क्या किया है पहले ये बताता हूं, और कैसे किया है वो और भी शर्मनाक है लोकतंत्र के लिए। हालांकि इस देश में किसी को कोई शर्म नहीं आती है। कुछ पैसे दे दोगे, वो लोग वोट लेके आ जाएंगे। बाकी उनके पास वोट लेने के बहुत तरीके हैं। आपके साथ जो करना है वो तय कर दिया गया है। सबसे पहले आपकी नौकरी अनसेफ हो गई है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, पहले ये 29-30 कानून जो होते थे उनको 4 में बदल दिया है। सारे जो मजदूर के, कर्मचारी के, आपके हमारे प्रोटेक्शन थे वो छीन लिए गए हैं और 4 कोड में बदल दिया गया है। तो उसमें 300 कर्मचारियों तक की इकाई को अब बिना पूछे सरकार से छटनी करने का अधिकार दे दिया गया है। हायर एंड फायर पॉलिसी। पहले 100 लोगों से बड़ी फैक्ट्री अगर होती थी, कंपनी होती थी,
तो आपको छटनी करने से पहले बहुत सारी प्रक्रियाएं थी, आसान नहीं था नौकरी से निकालना। अब इन्होंने इसको लिमिट को कर दिया 300। और आप जानते हैं टेक्नोलॉजी आने के साथ साथ धीरे धीरे करके फैक्ट्रियों का साइज छोटा हो रहा है, कम मनुष्य काम कर रहे हैं, और जिनके 300 से ज़्यादा भी होंगे वो आधे आधे काम बांट के अलग अलग कंपनी बना देंगे। तो आपकी जो कम नौकरी थी वो खतरे में पड़ गई है। अगर 300 से कम कर्मचारी हैं, 299 कर्मचारी हैं, तो आपका लालच जिस दिन चाहेगा उस दिन नौकरी से निकाल देगा। और ये भी कर सकता है कि वो 300 होने ही ना दे, जिस दिन 300 होने वाले हों वो नौकरी से निकाल दे। ये हायर एंड फायर मॉडल मोदी सरकार ने आज नोटिफाई कर दिया है, यानी आपकी नौकरी की गारंटी करीब करीब छिन गई है। बहुत कम 5% से 10% ही कंपनियां हैं भारत में जो 300 से ज्यादा वाली मैन पावर है। इसकी जगह पे ठेका आधारित व्यवस्था को सरकार ने बढ़ावा दे दिया। फिक्स टर्म की नौकरियां वो आपको देंगे, यानी पक्की नौकरी नहीं होगी। रिटायरमेंट के बेनिफिट भूल जाओ। आज भी कॉरपोरेट दुनिया में जहां 40-45 के हुए, एचआर आपको रिप्लेस करने की सोचने लगता है नए बच्चों से, क्योंकि आप पुराने हो गए, आपका एक्सपीरियंस हो गया है, आपको काम आता है। उनको काम नहीं चाहिए, वो आपका जो सुपरवाइजर है उसको काम आता है, उतना वो मानते काफ़ी है, बाकी ये दूसरों से करवा लेगा। जहां 45 के हुए पहले ही आपकी अगर एक बार नौकरी गई तो बस दूसरी नहीं मिलती है, रिटायरमेंट हो गया आपका। मिल गई तो बहुत किस्मत वाले हैं। और उसमें भी अब ये ऐसा सिस्टम कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, कभी भी आपकी नौकरी चली जाए। इससे आपकी नौकरी पड़ गई है खतरे में, तगड़ी वाली, क्योंकि आपकी नौकरी के जो कानूनन प्रोटेक्शन थे उनको सरकार ने कम कर लिया है। अब क्या होगा, आपका काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब तक 8 घंटे की जो शिफ्ट थी उसको OSH कोड के अंदर अब इन्होंने बना दिया है 12 घंटे का। OSH कोड क्या है, ओवर टाइम करने का नियम बदल दिया है। पहले 8 घंटे से ज़्यादा ओवर टाइम कराने के लिए बड़े सख्त नियम थे, वीकेंड में ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। 48 घंटे, हफ्ता 48 घंटे का होता था। अब 12 घंटे रोज काम करा सकता है वो आपसे। ये उसके हाथ में है कि 12 घंटे की शिफ्ट ना दिखा के 8 घंटे की शिफ्ट और 4 घंटे का ओवर टाइम दिखा दे, यानी खुली छूट उसको दे दी, यानी वो आपकी चटनी बना सकता है। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं, दिल्ली जैसे में, तो 12 घंटे नौकरी करोगे, 1.5 घंटा जाने में, 1.5 घंटा आने में, 15 घंटे। 24 घंटे में 15 घंटे ये गए, 6 घंटे सो गए, 21 घंटे। 3 घंटे आपको मुश्किल से परिवार के लिए मिलेंगे, और वो भी आप झुंझलाते हुए बिता दो क्योंकि स्ट्रेस्ड रहोगे। ओवर टाइम नियमों में छूट देने से मालिक जो है उनकी ऐश हो गई। कुल मिला के गुलामी का नया अध्याय शुरू कर दिया इस लेबर कोड से। ठेकेदार बनने के लिए कोई भी आदमी रजिस्ट्रेशन करा लो, पहले मुश्किल था, उसको बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता था। अब आप ठेकेदारी के लिए केवल सिंपल फॉर्म भरो ऑनलाइन और हो गए आप ठेकेदार, और लोगों को आप अपने पर नौकरी पे करो। अच्छा, ठेका देने पे पहले एक और व्यवस्था थी, जो कंपनी के कोर काम है, जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी जूता बनाती है, तो जूता बनाने से जुड़े हुए काम में आप किसी को ठेके पे नहीं रख सकते। जो परमानेंट काम है उसके लिए आपको स्थायी कर्मचारी ही रखने पड़ेंगे। बाकी पेरिफेरल काम, सिक्योरिटी गार्ड के लिए आप ठेके पे आदमी रख सकते हो। सरकार ने छोड़ दिया नियम। अब आपका जूता बनाने वाला काम, कोई भी परमानेंट काम ठेकेदारों से होगा, तो आप मुझे बताओ कंपनी कर्मचारी रखेगी क्या? और ठेकेदारों के लिए जो नियम हैं उनको भी सरकार ने कहा कि हाँ, अभी हम इसको बनाएंगे। अभी सरकार ने नियम पक्के बनाए नहीं हैं, यानी किसी भी तरह से आपकी नौकरी कच्ची हो गई। और एक बात मान लीजिए, आज ठेकेदार है, 10,000 रुपये महीने में एक आदमी दे रहा है, अगले साल दूसरा ठेकेदार आएगा, वो 9,500 में दे देगा। उसको तो अपनी जेब से कुछ देना नहीं है, मजदूर का ही शोषण करना है। यानी आप सोचो, हिंदुस्तान की जनता का पैसा, उसकी मेहनत छीनी जा रही है, और ये छीन छीन के उद्योगपति की जेब में जाएगी। और उद्योगपति इससे जो कमाई करेगा, वो उसको लग रहा है वो कमाई करेगा, उसका कद्दू सामान नहीं बिकेगा, क्योंकि जो खरीदने वाले वो तो ले ही लोग हैं। तीसरी समस्या, वेतन कम होने वाला है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बढ़ने वाले हैं। ऐसे मजदूरों का वेतन का जो बोनस के जो फायदे हैं,
ग्रेचुइटी व्रेचुइटी की, ये समस्या खड़ी हो गई। ग्रेचुइटी देना नहीं देना ठेकेदार के ऊपर कर दिया गया है। अब उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये कराना पड़ेगा, और बाकी चीज़ों में सरकार ने कहा भी बाद में नियम बनाएंगे। कुल मिला के सोशल सिक्योरिटी कोड जो लाई है सरकार, उसमें पीएफ और ईएसआई जैसी जिम्मेदारी के काम ठेकेदार के ऊपर डाल दिए गए हैं। पहले सरकार की तरफ से मैंडेटरी था, अगर इतने रुपए वेतन वाला है तो उसको ये देना पड़ेगा, अगर इतने वाला, ये था ना नियम। अब वो खत्म करके सीधा ठेकेदार के ऊपर है, और ठेकेदार सिर्फ वादा करके रह सकता है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा तो उसकी छूट है, अगर रजिस्ट्रेशन पे सब्जेक्ट टू रजिस्ट्रेशन। यानी ये सोशल सिक्योरिटी भी आपकी चली आई, और इसके साथ साथ यूनियनों को भी कमज़ोर कर दिया गया है। यानी आपके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है तो आप आवाज़ नहीं उठा सकते। यूनियन को कमज़ोर नहीं, करीब ख़त्म कर दिया गया है। और ये अधिकार ऐसे छीटे गए हैं कि बहुत सारे लोगों को जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बनाया है उसमें कह दिया भाई हड़ताल पे जाओगे तो 14 दिन पहले नोटिस दोगे, 14 दिन पहले। ठीक है साहब, अब आप सोचो आज कुछ कांड हो गया, स्पॉन्टेनियस कोई चीज़ हो गई, कुछ हो जाए, मालिक जो है वो लोगों को नौकरी से निकाल रहा है, आधे निकाल दिए उसने, लेकिन नोटिस 14 दिन पहले दोगे। और 14 दिन पहले नोटिस देने के बाद इस नोटिस की मियाद 60 दिन की रहेगी, 60 दिन के बाद एक्सपायर। और नोटिस देने के बाद अब हड़ताल पे नहीं जा सकते, इसकी भी एक शर्त है। शर्त यह है कि आपका अगर सरकार के साथ, अब सरकार नहीं, मैनेजमेंट के साथ बातचीत चल रही है, यानी 14 दिन में तो पुलिस और सारी चीज़ें करके वो चुप करा देता है वो कंपनी का मालिक। इसके अलावा 60 दिन के अंदर 14 दिन के आपने नोटिस दिया, और अगर बातचीत शुरू हो गई, अगर मैनेजमेंट ने किसी भी तरह की बातचीत आपके साथ शुरू कर दी, आप मना तो करोगे नहीं बातचीत करने से, तो आप जब तक बातचीत चल रही है तब तक हड़ताल पर नहीं जा सकते। यानी आपका हड़ताल का अधिकार सरकार ने छीन लिया है, कहने को दे दिया है, लेकिन हड़ताल आपका अधिकार गायब हो गया है। यानी आपके साथ कुछ भी हो, कुछ नहीं कर सकते। यूनियन भूल जाओ। क्यों? पहले 7 कर्मचारियों से ऊपर लोग मिलकर एक यूनियन बना सकते थे, अब 51%। सबसे बड़ी यूनियन जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी यूनियन है, मैनेजमेंट से डील करने का उसी को अधिकार होगा, बाकी यूनियन अवैध हैं। और इस पूरी व्यवस्था में जो भी चूचपड़ करेगा, आप सोच लीजिए, जो अधिकारों की बात करेगा उसकी नौकरी का क्या होगा। कितना आसान कर दिया है दमन करना। ये वही देश है भैया नेहरू वाला। अंबेडकर साहब का संविधान बड़ी हम लोग तारीफ करते हैं, आरती उतारते हैं, महाराज जी क्या बना गए हो आप संविधान, जिस संविधान के रहते हुए सारे विधान खत्म हुए जा रहे हैं। भाई जीवन का अधिकार तो आप ही के संविधान में लिखा हुआ, उसके बावजूद ये कोड आ गया है, नोटिफाई हो गया है। 5 साल से सरकार इस कोड को दबाए बैठी थी और कर दिया नोटिफाई, चलो इलेक्शन खत्म होते ही। और याद रखिए, ये वो सरकार है जो कहती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। 5 साल तक ये आपके साथ करेगी, क्योंकि फिर इसके बाद उसको मजबूरी नहीं होगी चुनाव की। फिर तो ये 5 साल में एक बार चुनाव होगा, फिर तो ऐसे कोड लाती चली जाएगी, जो मर्जी करेगी। इलेक्शन 5 साल बाद आने वाला है, कर लो कद्दू। हड़ताल आप कर नहीं सकते। तो ये तानाशाही आ रही है और बड़े लेवल पे आ रही है। और वो इमरजेंसी जो होती है वो एक अस्थाई व्यवस्था होती है, ये तो स्थायी व्यवस्था होती जा रही है। हालत ये है कि कितनी कठिन तरीके से आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में बांध दिया गया है। हालत ये है कि सरकारी सुविधा मॉडल जो है उसकी तरफ से हटा के आपको सारी सिक्योरिटी खत्म कर दी गई है। मनमाने ढंग से नियम लागू किए गए हैं और इसको लेकर बड़ा विवाद हो रहा है। विवाद क्या हो रहा है, इस पे हम आते हैं। पहले समझिए कि इससे कितने लोगों पे असर पड़ने वाला है। पहले ये जो कानून लागू किए गए हैं ये भी गलत तरीके से किए गए हैं, मतलब आप समझिए तानाशाही तरीके से किए गए। इसके लिए एक प्रोसेस होती है, वो नहीं अपनाई गई है। एटक का प्रेस रिलीज आया एक, जिसमें ये सारी बातें उन्होंने आपत्तियां की हैं। पहले ये समझिए कि इससे फर्क क्या पड़ेगा। अनऑथोराइज
लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 43.99 करोड़ लोग भारत में अनौपचारिक रूप से काम करते हैं। अब देखिए, ये वो लोग हैं जो गिग वर्कर हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं। इन सब लोगों की सुरक्षा की बात तो सरकार ने कर दी है, इनके लिए नियम लाएंगे। लेकिन जब सुविधा, जैसे मैंने पीएफ और ये सब सुविधाएं ठेकेदार के रजिस्ट्रेशन से जोड़ दी गई हैं, तो ठेकेदार की मर्जी है, देगा नहीं तो नहीं देगा। तो ये लोग तो गए बेचारे काम से। अब हालत ये है कि 43.99 यानी करीब 44 करोड़ लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मजदूर जो हैं वो करीब 40.7% है हिंदुस्तान में। और हाल में एक रिपोर्ट में बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों की हिस्सेदारी 42% बढ़कर हो गई है 25 सालों में सबसे ज्यादा। यानी धीरे धीरे सबको कॉन्ट्रैक्ट पे ही रखा जा रहा है इस देश में। आधे लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं और कुल श्रम बल जो है इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक भारत का श्रम बल बहुत बड़ा है, यानी नौकरी करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं काम करने वाले, और 81% से ज़्यादा लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब बात बताइए मुझे कि इतने सारे लोगों के भविष्य के साथ में ये सरकार खेल गई। क्यों खेली? अमेरिका का एजेंडा, क्यों पूंजीवादी एजेंडा, क्यों गद्दी खतरे में है तो अमेरिका को खुश करना है। हथियार खरीद रहे हैं इसलिए क्योंकि गद्दी खतरे में, अमेरिका को खुश करना है। ट्रंप नाराज चल रहा है तो हम उसको तमाम सारी छूट दे देंगे टैक्स में, क्योंकि अमेरिका को खुश करना है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चरणों में, और ये चरणों में आप खुद नहीं बिछ रहे हो, देश नाम का जो शरीर है उसके हिस्से काट काट के उनके चरणों में आप भेज रहे हो। हालत यह है कि इसका इतनी सारी आपत्तियां इस पे आई हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हालत यह है कि जब ये हुआ है तो एक लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुआ है। एक तरफा नियोक्ता के पक्ष में, यानी एम्प्लॉयर के पक्ष में ये कोड बनाया गया है, 29 श्रम कानूनों को खत्म कर दिया गया है, और ये दमनकारी और ड्राकोनियन कदम है जो श्रमिकों के अधिकारों की कटौती करेगा, वेलफेयर स्टेट के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। इसको मलबे में दबा दिया गया है। और केंद्रीय ट्रेड यूनियन जो है वो एक इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस होती है जो 2015 से नहीं हुई है, जिसके अंदर इन चीज़ों को रखा जाना था, इनको डिस्कस किया जाना था। और जब भी कोई नियम बड़ा आता है जिसका व्यापक जनता के ऊपर असर पड़ने वाला हो, तो सरकार का कर्तव्य है कि वो उस पक्ष से चर्चा करे, उनके पास जाके बात करे। और इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस उसका एक जरिया होती है जिसके जरिए मजदूरों का पक्ष जाना जा सके। और ये 2015 से अभी तक बुलाई नहीं गई है। बार बार मांग की जा रही है कि आप इसको बुलाओ। 13 नवंबर को श्रम शक्ति नीति 2025 पर चर्चा और 20 नवंबर को प्री बजट परामर्श हुआ। उसमें जो आपत्तियां उठाई गईं, उन आपत्तियों को सरकार ने एक तरफ पटक दिया। यानी जो मजदूर नेता थे, एटक के लोग थे या इंटक के लोग थे, C2 के लोग थे, उनको सुना ही नहीं किया। ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक यूनियन, बहुत सारे हैं। और इससे करके इन्होंने पूरी तरह से गुलामी जैसी स्थितियां थोप दी हैं। बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई के बीच में ये अधिसूचना, काम करने वाले लोग, हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान नौकरी करते हैं, बच्चा आदमी पढ़ाता है उसको नौकरी करने के लिए, उसको कंपटीशन दिलाता है नौकरी करने के लिए, इंजीनियर बनाता है नौकरी करने के लिए। भारत का आदमी तो नौकरी तक ही सोच पाता है, और उस नौकरी को गुलामी में बदल दिया गया है। मालिक नौकर वाले संबंध बना दिए गए हैं। बहरहाल सरकार के इस फैसले के खिलाफ 26 नवंबर जो आने वाला है उसमें बड़ी संख्या में देश की ट्रेड यूनियनें और मजदूर अब संघर्ष पर उतार होंगे, सड़क पे आने वाले हैं। देशव्यापी संयुक्त प्रतिरोध होने वाला है और इसमें स्ट्रीट मीटिंग, कॉर्नर मीटिंग वगैरह वगैरह होने वाली है। उस चीज़ में एक चीज़ और बता दूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैजुअल लीव, जो छुट्टी पे चले जाते थे ना, कर्मचारी छुट्टी पे चले गए, पायलट छुट्टी, आप पढ़ते होंगे, तो आप जैसे इकट्ठे कैजुअल लीव पे चले जाते थे ऑफिस के लोग, उसको भी अवैध कर दिया गया है। अब वो गैरकानूनी हड़ताल की कैटेगरी में डाल दिया गया। कुल मिला के ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान, कुछ आपको नहीं मिलेगा, ठेके मिलेंगे उनको।
और ये पूरी व्यवस्था बना के आपके जो अपने पैसे हैं उन पैसों को भी अब आप खर्च नहीं करोगे। आपको इनसिक्योरिटी है, नौकरी का कोई भरोसा नहीं भाई। मैं अभी आप 60 के बाद रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हो, फिर आपको जो 50-45 तक कुछ पैसा जमा कर लूँ, भैया दूध कम खरीदूं, हालांकि इतना वेतन भी नहीं मिलेगा कि आप जोड़ सको। तो जोड़ नहीं पाओगे तो खर्च क्या करोगे पहले तो, और दूसरा अगर कुछ मिल भी जाएगा तो जोड़ोगे उसको। जोड़ोगे तो पैसा बैंक में जाएगा, बैंक में जाएगा तो वहां से उठा के सीधे दे देंगे लाला जी को, और लाला जी उससे शेयर खेलेंगे, क्योंकि इन नीतियों के साथ में कुछ नहीं बिकने वाला। तो हिंदुस्तान का अर्थशास्त्र की भाषा में जो कंजम्पशन होगा उसका डब्बा गोल होने वाला है। खपत के आंकड़े सत्यानाश होने वाले हैं। इस देश में सब कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास होने वाला है। आज 1% लोगों के पास 65% संपत्ति है। ये ध्रुवीकरण और बढ़ जाएगा और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।